हम भी ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस थे और अब इस हेल्थ सेगमेंट में यासिर हम एक ऐसे मौजू पे बात करने वाले हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है हमारे माशरे में। और जिस तरह हम देख रहे हैं डायबिटीज़ का जो एक प्रॉब्लम है ना, वो हर दूसरे शख्स को हो रहा है आजकल। एक चीज़ और मैं हमारा यहाँ पे निशानदेही करना चाहूँगा। पूरी दुनिया में हो ये रहा है कि टेक्सटाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं और रिसर्चेस किस लिए हो रही हैं कि जो फैब्रिक आप और हम पहनते हैं इसकी वजह से लोगों को एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है और इसकी वजह से आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे लोगों को अब तक नहीं पता था वो इन फैब्रिक की वजह से भी हो रही हैं। तो मॉडर्न साइंसेस के अंदर इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा है कि ऐसी रिसर्चेस कंडक्ट की जाए कि इसको पहनने से आपके स्किन के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को मिसाल के तौर पे एलर्जी है, तो इससे जो है वो बचा जा सकता है। तो यहाँ पे भी जो है मॉडिफिकेशन आ रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा आ चुकी है। हमारी क्योंकि अडेप्टेशन थोड़ी सी कम है, मगर इसके बावजूद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। खास तौर पे जो सॉक्स के हवाले से, नेटवेयर के हवाले से और बहुत सारी जो चीज़ें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उसके हवाले से। तो जनाब ये मॉडिफिकेशन किस हद तक हो चुकी है और क्या कुछ हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज आपके लिए जानना। बहुत ज़रूरी है इस हवाले से बात करना और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आसिफ अहमद साहब, ओनर IQ नेटवेयर, स्टेल्थ बॉक्स और डायरेक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सॉक्स एंड एक्सेसरीज। वेलकम, आपको अपने शो पे खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा, इसमें रिसर्च आप किस तरह आपने की और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हमने ये फैक्ट्री स्टार्ट की थी अराउंड 20 इयर्स अगो और उसके बाद माय फादर हैज़ बीन अ डायबिटिक पेशेंट फॉर द पास्ट 30 ऑड इयर्स। तो फिर डायबिटिक सॉक्स भी एक रेगुलर प्रोडक्ट है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स की, तो हमने भी डायबिटिक सॉक्स पे काम शुरू किया और ऐसे ही हमारी फिर जर्नी स्टार्ट हुई और फिर हमने ये अ फ्यू इयर्स अगो हमने स्टेल्थ सॉक्स का ब्रांड स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक है। और सब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो ये कि डायबिटिक सॉक्स, अब ये ज़रा समझ में आए लोगों को कि एक आम सॉक्स में और डायबिटिक सॉक्स में क्या फ़र्क होता है। ये तो बात समझ में आ गई है लोगों के कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो 24/7 सॉक्स पहनता है, मगर ये जो नॉर्मल सॉक्स है और ये जो डायबिटिक सॉक्स है इसमें क्या फ़र्क है, ये ज़रा समझाएं। बेसिकली कोई भी डायबिटिक सॉक में बेसिक दो फीचर्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। उसमें एक तो ये होता है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सर्कुलेशन इतनी अच्छी नहीं रहती, ठीक है, जिस वजह से उनका जो काफ एरिया है उसके अंदर अक्सर वो सॉक पहनते हैं तो वो निशान पड़ जाता है। ये निशान तो अक्सर लोगों के पड़ जाता है नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के भी, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादा खतरनाक ये इसलिए होता है क्योंकि सर्कुलेशन रोक रहा होता है, जिस वजह से उनके पैरों में सूजन भी आ सकती है। तो नॉन बाइंडिंग टॉप ऐसी चीज़ है, ऐसा फीचर है जो किसी सॉक को डायबिटिक सॉक बना देता है या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेहतर बना देता है। ठीक है। और इसमें अगर आप इसकी टो सीम देखें तो टो सीम जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए तो फ्रिक्शन ना हो नेल्स पे। बिल्कुल ठीक है। तो ये दो बेसिक फीचर्स होते हैं जो कि यूजुअली डायबिटिक सॉक्स जो कहलाते हैं मार्केट में उनमें यही होता है। ठीक है। फाइबर के ऊपर भी कुछ काम किया जो इसके फाइबर्स होते हैं, क्योंकि आजकल जो ये फाइबर्स हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए। बात बहुत सारे लोगों को इसके एलर्जीज रही हैं, बट उनको कभी ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हुई कि ये फैब्रिक है जो असल कॉज कर रहा होता है। डॉक्टर्स के पास क्योंकि एक आम जनरल फिजिशियन या कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट वो शायद अभी तक वहाँ ना पहुँचा हो कि शायद ये भी, लेकिन अब ये रिसर्चेस ऐसी कंडक्ट हो चुकी हैं। क्या इसके ऊपर भी, फाइबर्स के ऊपर भी काम किया? और प्लस ये कि जो अभी इलास्टिक्स जो यूज़ हो रही हैं क्या इसमें भी मॉडिफिकेशन हुई है? थोड़ा सा ये भी बताएं। जी बिल्कुल। बेसिकली बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च इस पर हुई है, दुनिया में भी हुई है, कुछ हमने भी की। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फाइबर जो होता है सॉक का वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन चाहते हैं तो उस डायबिटिक सॉक में कॉटन ज़्यादा होगा। अगर हाइकिंग के लिए जा रहे हैं विंटर्स में तो कुछ ना कुछ उसमें वूल की परसेंटेज डाली जाती है ताकि उसमें वार्मथ क्रिएट हो, क्योंकि एक थर्मल रेगुलेशन भी एक पर्पस है सॉक का, टेम्परेचर रेगुलेशन सॉरी। तो इसी हवाले से सेकंड जो चीज़ है वो ये कि हम इसमें जितने यार्ड्स यूज़ करते हैं वो ओकोटेक्स सर्टिफाइड है। नाउ ओकोटेक्स इज अ यूरोपियन कंपनी दैट मेक श्योर दैट द यार्ड्स दैट कमिंग आउट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, फ्रॉम द यार्न मैन्युफैक्चरर्स, दे आर सेफ फॉर ह्यूमन यूज। तो वो भी हम जो है वो साथ वो ही यूज़ करते हैं सर। अच्छा आसिफ, मुझे ये बताइएगा कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए सॉक्स, ये वाले सॉक्स पहनना कितना ज़रूरी है? अगर वो नॉर्मल सॉक्स यूज़ करते हैं तो उसमें क्या ख़तरा है और इससे उनके लिए क्या बेहतरी है? बिल्कुल। हमने पूरी कोशिश ये की है कि हमारा जो स्टेल्थ सॉक्स का ब्रांड है इसमें हम हर चीज़ कवर करें दैट मेक श्योर कि डायबिटिक पेशेंट को हैज़ द राइट सॉक फॉर द राइट शू। हमें मेन चीज़ जो पता चली आफ्टर रिसर्च वो ये पता चली कि लोग सिंपली या तो सॉक नहीं पहनते या अगर सॉक पहनते हैं तो गलत शू के साथ गलत सॉक पहनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डायबिटिक सॉक जो है वो कोई कंपनी मार्केट कर रही है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे सिंपली जो है वो एक बस प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है, अवेयरनेस कम है,
उसमें ये होता है कि हम एक डायबिटिक सॉक बता दिया गया डॉक्टर की तरफ से, अब वही ड्रेस शू में पहन लिया गया, वही हाइकिंग पे पहन लिया गया, तो उससे प्रॉब्लम्स फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोशिश की है कि हर शू के लिए, हर इवेंट के लिए अलग डायबिटिक सॉक हमारे पास मौजूद है। एंड आई गेस वी आर वन ऑफ द ओनली ब्रांड्स worldwide who are offering these 7 or 8 types of different diabetic socks. And the second thing is that we are spraying all our socks with particular combination of aloe vera and citronella, जिस वजह से ये जो है थोड़ा सा इंसेक्ट बाइट से भी बचाती है और इस रेजिस्ट करती है। It's actually not a cure, but it helps to resist fungal infections. ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन है, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे इसको ले सकते हैं। अच्छा, अब जैसे सॉक्स के हवाले से बात हो रही थी, तो इसमें मेडिकल असिस्टेंस भी आपने ले ली, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि ये कल्चर नहीं है कि आप मेडिकल असिस्टेंस लें, और अगर उनके साथ कोलैबोरेट करें तो ज़ाहिर है कि कंक्लूजन निकल सकता है, एक सॉर्ट ऑफ इन्वेंशन ही इसको मैं कहूँगा मॉडर्न एरा के अंदर, कि सॉक्स के ऊपर तो कभी नहीं सोचते। प्लस ये कि हमारे यहाँ क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लोगों को कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट के लिए 24 घंटे पहनना बिल्कुल ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भी कुछ है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि वो इसको इजीली कैरी कर सकते हैं 24/7? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास एक सॉक है जो नॉन कुशन्ड है, राइट, और उसकी जो है वेट बहुत कम है, और वो स्पेशली डिजाइन है वेयरिंग ड्यूरिंग द समर्स, या फिर वो लोग जो सॉक्स पहनना ही नहीं चाहते। तो अगर नॉर्मल डायबिटिक सॉक का वेट फॉर एग्जांपल अराउंड 60-65 ग्राम्स होता है, तो हमारा जो ये थिन सॉक है इसका वेट हार्डली 36 to 38 ग्राम्स है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसिफ, आपने ये भी बताया कि एक तरह की प्रोटेक्शन देता है आपको फंगल इन्फेक्शन से, तो कितना ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए सॉक्स पहनना? क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग इस चीज़ को इतना वो नहीं करते और नहीं पहनते, तो ये भी बताइएगा कि कितनी ज़रूरत है। जी, इसका बेसिकली ये है कि वन थिंग मैनकाइंड हैज़ लर्न फ्रॉम डेकेड्स एंड सेंचुरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, वो ये कि क्लोथिंग जो है ये एक प्रोटेक्शन का भी काम करती है। कोई भी एसेसरी हो वो उसका भी काम मेन पर्पस प्रोटेक्शन है। तो अगर आप शू भी पहनते हैं तो इट्स प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ट्रॉमा। तो इसी तरीके से सॉक भी अगर आप पहने हुए हैं तो सॉक जो है आपको शॉक एब्जॉर्प्शन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जंप कर रहे हैं किसी जगह से, तो आपकी जंप करने पे सॉक जो आपका होगा वो भी कुछ ना कुछ शॉक को एब्जॉर्ब करेगा अलॉन्ग विद द शू। तो डेट्स वाई ये सॉक तो वैसे ही इन जनरल जरूरी है। नाउ डायबिटिक पेशेंट्स में क्योंकि न्यूरोपैथी के इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उतनी अच्छी नहीं होती, तो उनके लिए एक लेवल ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉक्स पहनना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बिजनेस के हवाले से बात हो जाए। बिजनेस मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और प्लस ये कि अब इसकी ब्रांडिंग रियली मैटर्स व्हेन इट कम्स टू यू नो कि आप अपनी कैसे प्रोजेक्शन करते हैं, आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, पैकिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जब आपके पास इतनी हाई एंड रिसर्च मौजूद हो, जहाँ पर आपने डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को ऑन बोर्ड लिया हो, वहाँ पर फिर प्रोडक्ट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनती है, एंड अपेरेंटली ऐसा नज़र आता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। मार्केट को कैसे कैप्चर किया है, लोकल मार्केट के अंदर रिस्पॉन्स कैसा है, पहले ये बताइए, फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या अप्रोच रखी है, क्या वहाँ तक एक्सेस है, ये ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, लोकल मार्केट में तो हमने ज़्यादा एफर्ट अभी की नहीं। बेसिकली वी आर एन एक्सपोर्टर, तो हम ज़्यादातर अपनी प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट है क्या इसकी? टारगेट मार्केट हमने यूएस, यूके और यूरोप में किया है, और इट हैज़ बीन स्लो। बड़ा आपको रियलिस्टिक बताऊंगा कि इट स्टार्टेड स्लो, लेकिन पिछले हमें लॉन्च किए हुए 3 साल हो गए इस ब्रांड को। हमारा एक्सपीरियंस इवन दो 20 ईयर्स का है, लेकिन इस पर्टिकुलर ब्रांड को सिर्फ 3 साल हुए। ठीक है। तो 3 साल में अब जाके ये 1 साल से इतना पिकअप हो गया है कि हमें रेगुलर जो है इसके रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। लोकल मार्केट टारगेट क्यों नहीं हो रही? सवाल ये पैदा होता है कि जो सबसे ज़्यादा डायबिटिक के पेशेंट हैं वहाँ पे क्यों नहीं? अब बेसिकली हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें बल्क क्वांटिटीज जो हैं वो देते हैं, तो लोकल मार्केट में इसको इत्तेफाक कह लें, या हमने कोई बहुत कॉन्शियस एफर्ट नहीं की कि हम डायरेक्ट किसी को बल्क जो है वो करें। अच्छा, खुद हमारे पास वो नेटवर्क, वो चैनल नहीं है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास या जो मेडिकल एसेसरीज के सेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके पास वो चैनल होता है। तो बल्कि इनफैक्ट अगर कोई हमें देख रहा है और कोई इंटरेस्टेड हो जो हमसे बल्क बाय लेके, बल्क में बाय करके, वॉल्यूम्स में बाय करके और फिर आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मार्केट कर सके, सो वी आर हियर। और एज अ मैन्युफैक्चरर बिल्कुल श्योर। ठीक है, लेकिन कॉस्ट वेरी करे। फैब्रिक के बारे में बताएं कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सॉक्स? मतलब नॉर्मल सॉक्स का जो भी फैब्रिक होता है वो किस तरह से इससे मुख्तलिफ है? क्योंकि हम देख रहे हैं बज़ाहिर तो हमें थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है ये। अच्छा, इसकी कंपोजिशन का भी यहाँ फार्मूला जो है वो उन्होंने दिया हुआ है एग्जैक्टली कि यहाँ पे परसेंटेज इसमें मेंशन है इसके अंदर एग्जैक्टली कि यहाँ पे इसमें ज़्यादातर सॉक्स का जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन है, देन अगेन अकॉर्डिंग टू द पर्पस। अब ये जो सॉक है इसके अंदर कॉटन ज़्यादा है क्योंकि ये इसका मेन ये क्लासिक ड्रेस सॉक बना हुआ है। इधर ये हमारा प्रोडक्ट है
इसमें कूलमैक्स और प्लस रिंग स्पिन कॉटन है। कूलमैक्स एक डुपॉन्ट ने फाइबर डेवलप किया है, स्पेशल मॉइस्चर विकिंग है। तो ये टाइप ऑफ सॉक जो है ये बेसिकली एक परफॉर्मेंस सॉक भी होता है। तो हमने परफॉर्मेंस सॉक बनाया है, देन अगेन फॉर विद अ नॉन बाइंडिंग टॉप फॉर डायबिटिक पेशेंट्स और एनीबॉडी कैन यूज देम विद अ सेंसिटिव फीट और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनिक शील्ड के बारे में भी लिखा हुआ है, उस बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे जी। ऑर्गेनिक शील्ड सिंपली ये है कि हमने जो एलोवेरा और सिट्रोनिला का स्प्रे किया है उसको हमने ऑर्गेनिक शील्ड का नाम दिया है। आई सी। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है मेल सॉक्स वेयर करने वालों के लिए, वो होता है स्वेटिंग का एलिमेंट, और जब वो स्वेट कर जाते हैं तो उसके बाद लामहला उसको वॉश करना पड़ता है, और वॉश करने के बाद कॉटन की प्रोडक्ट होती है या पॉलिएस्टर जिसमें कंपोजिशन होती है, वो श्रिंकेज की वजह से अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। ज़्यादा हार्श क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं बिल्कुल। असल में इसमें सिंपली इकोनॉमिक्स आ जाती हैं। ज़्यादातर जो वेयर हैं और जैसे दुनिया जा रही है तो पीपल आर प्रेफरिंग प्रोडक्ट्स दैट माइट नॉट बी एज मच एज लास्टिंग, बट दे प्रेफर समथिंग दैट इज मोर बजट फ्रेंडली। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हमने मेक श्योर किया है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा माइटी एक्सपेंसिव ना हो, पर एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ दीज सॉक्स दे ओनली लास्ट 10 वॉशेस। नाउ आई एम सेइंग ओनली लास्ट 10 वॉशेस। इन द वेस्ट 5 वॉशेस बहुत होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एक ट्रेंड है जो हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल जाते हैं सॉक्स। ये दादा का सॉक्स होता पहनना। एग्जैक्टली। वेरी राइट। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक यंग मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, रिसर्चर हैं आउट से, उनको भी हमने यहाँ पर जो मधु का रखा है, एंड ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम। वो जो आसिफ साहब की टीम है उसका हिस्सा भी है। उनका नाम है हुज़ैफा अहमद। हुज़ैफा को वेलकम करेंगे। हुज़ैफा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। कैसा तजर्बा है इनके साथ काम करने का? ये खास तौर पे कॉटन रिसर्चेस के हवाले से अब तक क्या कंक्लूजन निकाला है, जरा कुछ बताएं। सो व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, हम लोगों का पहले एजेंडा ये था कि हम लोग इस चीज़ पे आए कि व्हाट आर द थिंग्स जो यूजुअली लोग मिस आउट कर देते हैं व्हेन बाइंग सॉक्स। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वो जब नहीं ध्यान रखते तो उसके बाद उनके लिए मसला करती हैं। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट वी रियलाइज्ड, एंड आई गॉट सम क्लिनिकल एक्सपीरियंस एज वेल, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, एंड सब घूम फिर के एक पॉइंट पे आते थे कि द मेन वे दे थिंक व्हेन बाइंग सॉक्स इज बेसिकली कि दुकान पे गए जो मुझे सामने नजर आए, यूजुअली दे जस्ट गो फॉर दिस, राइट। लेकिन अब उसमें ये होता है, एज आप अभी थोड़े पहले स्वेट एंड दूसरी चीज़ों की बात कर रहे थे, सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज एज वी हैव वन सॉक फॉर एवरी शू। Right. That is the conclusion that we came to, because we realized कि हम सब ने different तरह के जूते डेली वेयर पहने हुए होते हैं, and every shoe has a different requirement. अगर आपने for example कोई चीज़ अगर कोई high end पे शू पहने हुए, कोई boots वगैरह पहने हुए, things like those. ठीक है, ओके। असद की तरफ आते हैं। असद, अब ये बताइए कि ये जैसे प्रोडक्ट है जिसकी अभी आपने बात बताई कि इसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने हाईलाइट किया, ये कंक्लूजन क्या निकला? जिनको एलर्जीज़ हैं कॉटन की वजह से, क्या उनके ऊपर ट्राई किया गया है? क्या उनको ये पहना के चेक किया कि उनके ऊपर क्या इसका रिजल्ट निकलता है? ये ज़रा बताइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको जानने में, क्योंकि जो लोग पहनना चाहते हैं और कॉटन की वजह से जो एलर्जिक हो गए वो नहीं पहन पाते, उनके लिए रिजल्ट क्या रहा है? बिल्कुल, अच्छी चीज़ यही है हमारे ब्रांड की कि इसमें सारी वैरायटी मौजूद है। तो हमारे पास कुछ सॉक्स ऐसे हैं जिसमें कॉटन नहीं है, जिसमें बाकी चीज़ें हैं। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपली दे कैन हैव अनदर काइंड ऑफ सॉक। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो इसमें स्प्रे किया एलोवेरा और सिट्रोनिला का, वो उस पर काफ़ी रिसर्च हुई और पता ये चला कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जिसमें एलोवेरा और सिट्रोनिला जब कंबाइंड हो तो ना वो सिर्फ जो है वो कोई भी फंगल इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं, बल्कि साथ साथ इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं। अच्छा, इंसेक्ट बाइट का डायबिटिक पेशेंट में ये वो चीज़ है जो बहुत इग्नोर्ड चीज़ है। उसकी वजह यह है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारा जहन जाता है कि इंसेक्ट जो है सिर्फ कॉकरोचेज हैं ही हैं। इंसेक्ट्स ये नहीं होते, इंसेक्ट्स ये भी होते हैं। इंसेक्ट्स जो है इसके साथ अक्सर कपड़ों में छोटे छोटे मॉथ्स होते हैं जो कि नज़र नहीं आते, और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और जिसे कहते हैं मॉस्किटोज को भी हम उसमें कर सकते हैं। तो अगर वो बहुत एक छोटा सा भी बाइट करें, नॉर्मल आदमी का बहुत जल्दी हील होता है। बट डायबिटिक पेशेंट्स इट टेक्स अ वाइल टू गेट हील्ड। अच्छा, अगर वो टाइम पे हील ना हो तो फिर वो एक सेकेंडरी इन्फेक्शन बन जाता है। वो सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब देन इट बिकम्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनने के बाद उसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो उसका सिंपली हल ये है कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए एक मॉस्किटो केज टेस्ट किया, सेव लैब से हमने इसका टेस्ट कराया। उसमें 8 आउट ऑफ वी वर एबल टू गेट रिड ऑफ 8 मॉस्किटोज आउट ऑफ 10। नाउ गेटिंग रिड का मतलब ये नहीं है कि हमने उसमें कोई पॉइजन है, सिंपली इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है जिस वजह से वो 8 मॉस्किटोज जो है उसके ऊपर से चले गए। बिल्कुल। अच्छा आसिफ, मुझे ये जानना है कि इसकी प्राइसिंग के लिए आपने क्या डिफरेंट किया है, क्योंकि हम देखते हैं इस तरह की अगर हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं, स्पेशली अगर वो हेल्थ से कंसर्न हो,
जैसे अगर हम खाना भी अगर कोई ऑर्गेनिक लेते हैं तो वो हमें नॉर्मल खाने से एक्सपेंसिव मिलता है। इस तरह अगर हम नॉर्मल सॉक्स लेंगे तो उसकी तो हमें प्राइस बहुत कम मिलेगी, लेकिन अगर हम इस तरह के सॉक्स पे मार्केट में देखें तो उसके प्राइस काफ़ी हाई होते हैं। तो आपने इस चीज़ को किस तरह मैनेज किया? जी बिल्कुल, एज ऑफ नाउ तो हम होलसेल कर रहे हैं। होलसेल में जो मार्केट की प्राइसेस हैं, तो जो रेगुलर प्राइसेस हैं उसी से हम थोड़ा सा ही अब चार्ज ले रहे हैं, ज़्यादा अब चार्ज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक जेन्युइन भी मेरे जहन में ये था कि ये थोड़ा सा एक अवेयरनेस भी हो, और हर चीज़ से पैसे के लिए नहीं होती, ऑब्वियसली एक पर्पस भी सर्व करना चाहिए इसको। सेकेंडली, यूएस में जो इसको लोग रिटेल कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट जो आगे फर्दर सेल करते हैं, वो उसको $8 या $10 पर पेयर रिटेल करते हैं। पाकिस्तान में ऑब्वियसली उनके मार्जिन अलग हैं, उनके ओवरहेड्स अलग हैं। पाकिस्तान में हमारा इरादा यही है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ होता है तो इसको शायद हम $2 या $3 पर पेयर करेंगे, लाइक 500 या 600 पर पेयर पे रखेंगे, ताकि ये कि यहाँ पे कुछ ना भी हो तो लोगों को ज़रूरत हो और अपने मुल्क में जो है लोगों को इसका फायदा पहुंचे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन में मेरे दिमाग में आता है, बताएं कि ये जो मैं पेयर मेरे पास इस वक्त हैं जो ये लेकर आए, ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ लोग ट्रेंड्स को बड़ा फॉलो करते हैं। ट्रेंडी भी होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट, ट्रेंडी इन अ सेंस कि मैं देख रहा हूँ आजकल मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, इसके ऊपर बड़े खूबसूरत ट्रेंडी सॉक्स हैं। तो व्हाई नॉट के ट्रेंड्स को भी इसके अंदर जो इनकॉर्पोरेट किया जाए? क्या ऐसी कोई कंसिडरेशन है कि प्रोवाइडेड हमारे यहाँ जो फीमेल कस्टमर्स हैं वो भी अट्रैक्ट हो सकें? जी जी बिल्कुल, इट्स ऑन द कार्ड्स। और हमारे जहन में काफ़ी स्पेशली लो कट डायबिटिक सॉक्स जो हैं वो अब ज़्यादा चलना शुरू हुए हैं, और हमने रिसेंटली अपनी एक्सपोर्ट में वो बनाना शुरू किए हैं, शिप करना शुरू किए हैं। तो बहुत रिसेंटली हमने ये सोचा है कि हम ये सब जो है कलर्स भी लेकर आएँ और लो कट में नए नए स्टाइल्स लेकर आएँ। इनविजिबल सॉक्स जो हैं वो हमारी जेंजी बहुत पहन रही है, तो उनके लिए हमने वो भी लेकर आए हैं। पूछने वाली थी, लेकिन जवाब आ गया आपके लिए कि वो भी ऑप्शंस ऑन द कार्ड है। ठीक है जी। अच्छा आसिफ, जो एथलीट्स के लिए सॉक्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है हाइजीन, क्योंकि उनको तो इतनी मैसिव स्वेटिंग होती है और उनको फंगल इन्फेक्शन नेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो क्या वो इसको यूज़ कर सकते हैं और बच सकते हैं इन्फेक्शन से? जी बिल्कुल, एथलीट्स में जो वैसे एथलीट्स हैं, जिनका हम इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल एथलीट्स, तो उनके लिए जो है ये इतनी सूटेबल नहीं होती, क्योंकि उनका जो काफ एरिया है उसको उन्हें बहुत टाइट इलास्टिक चाहिए होती है, क्योंकि वो एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि फिर वो ये सॉक जो है उतर सकता है। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल आई यूज दी सॉक्स माई सेल्फ फॉर जॉगिंग, वर्किंग आउट, तो उनके लिए तो नॉन डायबिटिक के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो बिल्कुल प्योर प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनके लिए शायद ये इतना अच्छा ना हो। स्पीकिंग ऑफ एथलीट्स, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि जो रनर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, थोड़ा बहुत मैं भी रनर हूँ, तो हमें इस चीज़ को सबसे ज़्यादा, हमारे लिए जो इस पूरे हमारे जो गियर्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे सॉक्स ही होते हैं। और वो क्योंकि ज़ाहिर है आप घंटों घंटों जब आप भागते रहते हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ को हम हर्ट होती है जो वो इवेंचुअली हमारे काफ्स मसल ही होते हैं और एंकल्स और काफ मसल। तो हमें इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मेक श्योर करना होता है कि हमारा ये एरिया जो प्रोटेक्टेड रहे, और प्लस ये कि स्वेटिंग कम से कम हो, ताकि ज़्यादा एरिया जो डिस्टेंस को उसको कवर कर सकें। वेरी राइट। हुज़ैफा की तरफ आते हैं ज़रा। हुज़ैफा, अब ये कि आपकी जो और एक्सपर्टीज़ हैं वो कहाँ पर हैं और किन किन एरियाज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं, और फिर कि यहाँ इनके साथ कैसे कोलैब हो गया, इनको कैसे असिस्ट करना शुरू किया, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। Very good with him. मुझे almost एक And I'm sorry, he's coming from Aachen? Yeah. All right. Please go ahead. So, journey को मेरे almost एक साल हो गया since I've joined them. It's been going really well. इसमें हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग का इनिशियल प्लान ये था कि हम ये देखेंगे कौन से कस्टमर्स हैं, वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, where is it lagging. We came out from that point जहाँ हमने डिस्कवर किया कि diabetes is the side where we need to work on. We also need to work on people जिनको varicose veins वगैरह के issues होते हैं, उसके लिए socks. And then we worked on the different types of socks जिसकी हम लोग अब तक बात कर चुके हैं, which came out to the model of a sock for every shoe. ठीक है। एंड फिर उसके बाद अब जो हम लोग आगे फर्दर रिसर्च कंसिडर कर रहे हैं उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग बेसिकली इसको और किस तरह से, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जिस चीज़ को सक्सेसफुली टारगेट किया है वो डायबिटीज़ है, और उसके अंदर डायबिटीज़ में भी अगर हम बात करें ब्लड फ्लो और न्यूरोपैथी की है। बट अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे कि लोगों को एक मोज़ा बहुत टाइम तक चलाने की, दे हैव अ बैड हैबिट। एक्जिमा पेशेंट्स के ऊपर क्या रिजल्ट रहा है, उनको अगर ये ट्राई करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है जो एक्जिमा का खास तौर पे पेशेंट है और इस पर्टिकुलर एरिया पे ये एंकल बून के पास अगर जिसको अगर कोई स्पॉट्स बने हुए हैं तो क्या वो इसको कैरी कर सकते हैं और फॉर अ होल डे लाइक? जी। सो अभी तक वी आर कंप्लीटिंग द डेटा ऑन दैट, बट अब तक जितना हमारे पास डेटा आ चुका है, जितना हम लोग ने कवर कर लिया है, उसमें आई वुड से कि इट हैज़ अ प्रीटी गुड रिस्पॉन्स फॉर एक्जिमा। इट्स नॉट ऑफ कोर्स क्यूरेटिव फॉर एक्जिमा, लेकिन जो पेशेंट्स हैं जिन्होंने अब तक
सिर्फ एक्जिमा नहीं बल्कि दूसरी भी एलर्जीज और कंडीशंस होती हैं, जैसे सोलाइसिस होती हैं एंड आर्थराइटिस वगैरह, तो उसकी वजह से भी जो लैशेज होते हैं इट कवर्स देम प्रीटी वेल। अगर आपको इस तरह के कोई इश्यूज हैं या कुछ लोगों को सॉक्स पहनने पड़ते हैं इस बात के बावजूद कि उनको माइनर इंजरीज होती हैं, सो दे कवर देम प्रीटी वेल एंड वी हैव डिफरेंट वंस फॉर दोज एज वेल जो उनको अच्छे से कवर। मुझे बताएं कि इन फ्यूचर आप कौन से प्रोडक्ट इसमें ऐड करना चाहेंगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह की मजीद एक्सेसरीज इस आपके ब्रांड में होनी चाहिए? So अभी we're mainly covering socks, but we would want कि हम लोग की जो बाकी compression wardrobe and clothing as well जो है वो भी उसकी तरफ आहिस्ते आहिस्ते जाए from socks, क्योंकि जो एक चीज़ है डायबिटीज़ में बेसिकली जो पैर हैं हमारे वो अक्सर ओवरलुक हो जाते हैं, लेकिन साथ में होता ये है कि जो न्यूरोपैथी और ये दूसरे सिम्टम्स हैं ये अफेक्ट हमारे हाथों को और दूसरी जगहों तक भी पहुंचते हैं जो अक्सर ओवरलुक हो जाते हैं। सो वी वांट कि हमारा wardrobe entirely ट्रीटेबल एंड क्यूरेटिव हो। बिल्कुल ठीक है। असफ आपकी तरफ आऊँगा, अब ये मॉडर्न कॉटन के अंदर बीटी कॉटन की जो टेक्नोलॉजी है वो मार्केट को जो है वो काफ़ी हद तक कैप्चर कर चुकी है पाकिस्तान के अंदर, तो क्योंकि अब रॉ मटेरियल के अंदर सिर्फ एक यान अवेलेबल है, बट आई डोंट थिंक कि इसके अंदर ये पाकिस्तानी मेड यान जो है वो काम कर सकता है। अगर इम्पोर्ट करके अगर यान इससे बनाया जाए तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, फिर क्या किया जाएगा? ये थोड़ा सा बताइएगा कि वाकईतन इससे फ़र्क पड़ रहा है, समझाइए ज़रा। जी, इस वक्त तो एज वी स्पीक मतलब हमारे पास इन प्रोडक्ट्स के लिए, बेसिक प्रोडक्ट्स के लिए पाकिस्तान में कॉटन यार्न अवेलेबल है और बहुत अच्छे कॉटन यार्न अवेलेबल हैं। अच्छा, जो यार्न मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जैसे हम हो गए, जो भी मैन्युफैक्चर होता है उसका थोड़ा सा जो है उसको नॉलेज शेयर करने की ज़रूरत होती है। तो वी हैव वर्कड अलॉन्ग दी यार्न मैन्युफैक्चरर्स, उनको हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उनको स्पेशली बताया कि डायबिटिक सॉक्स के लिए यार्न बनना है तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो और वो हैं भी सब ओकोटेक सर्टिफाइड, तो इसलिए इस हवाले से हमें कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई। और हमने ये यूके में काफ़ी सेल किया है, हमने यूएस के अंदर अराउंड हमारी 25 to 26,000 डजन अलोन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिर्फ यूएस में सेल्स हो चुकी है थ्रू होलसेलर्स, और यूके के अंदर काफ़ी सेल हुई है। यूरोप में हमारे पास बहुत रिपीट ऑर्डर्स हैं इसके, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट में तो ये बहुत एक ग्रोथ की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और देखें शायद लोकल में भी ये हो। और कॉटन के हवाले से कोई जब हमें एक्सपोर्ट मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है तो इंशाल्लाह होपफुली यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आसिफ, आपने लिखा है इंक्रीज सर्कुलेशन, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट आपकी सर्कुलेशन इन डायबिटिक पेशेंट, और ये किस तरह हेल्प करता है सर्कुलेशन में, ये भी बताइएगा। जी, सिंपली एज कम्पेयर टू रेगुलर सॉक इट डज इंक्रीज सर्कुलेशन, क्योंकि रेगुलर सॉक में देन अगेन बाइंडिंग टॉप होता है, वो उस वजह से सर्कुलेशन खराब हो जाती है, और ये नॉन बाइंडिंग टॉप है तो ये सर्कुलेशन खराब नहीं करता। Exactly. ठीक है, अब आइए ज़रा एक बड़े कंपैक्टर की तरफ आ जाएं, और वो है बांग्लादेश, जहाँ पे होम टेक्सटाइल के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। नंबर्स बताते हैं कि उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत ज़्यादा है, दे आर रफली अराउंड 47 बिलियन और इसके आसपास जो है वो जा चुके हैं। आई एम श्योर अगला क्वार्टर उनके लिए शायद इससे भी ज़्यादा हो, हर साल उसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है। टेक्सटाइल मार्केट के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो बांग्लादेश है, इसको कैसे देख रहे हैं? और अगर वहाँ पर भी हाई एंड प्रोडक्ट अगर लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होगी, और यहाँ पे तो आपको पता है इतनी कॉस्ट बढ़ चुकी है कि अब कंपटीशन आसान नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी कंपटीशन की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी सूरत में क्या कर रहे हैं ये ज़रा बताइए, क्योंकि मैं मार्केट जितनी भी मार्केट्स देख रहा हूँ सारा टेक्सटाइल, मुझे होम टेक्सटाइल और सारे आइटम बांग्लादेश के नज़र आ रहे हैं, इसको कैसे कम्पीट कर रहे हैं? बेसिकली हमारी प्रोडक्ट में तो हम एक नीश में हैं, और हमारी जितनी टीम है, यानी हमारे फैक्ट्री में जितने वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, वो सब बहुत पॉजिटिव हैं, और हमें इसमें अपना कंपटीशन नज़र नहीं आता, ना चाइना में, ना इंडिया में, ना बांग्लादेश में। एक तो ये कि हमें टाइम बहुत हो गया इस फील्ड में, और सेकेंडली ये कि हम काम ही ज़्यादातर नीश प्रोडक्ट्स में करते हैं, जिसमें जो है वो बहुत जिसे कहते हैं कि हमारा बहुत डिफरेंट तरीका है काम करने का। हमारी अप्रोच बेसिकली यही होती है कि हमारे पास पाकिस्तान में अच्छी चीज़ ये है कि बहुत बड़ी एक एजुकेटेड मिडिल क्लास मौजूद है, जो जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, तो लोग यहाँ सब मौजूद हैं, और हमारे पास यार्न्स भी अपने मौजूद हैं। और आजकल इतनी ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, हमने पाकिस्तान से बैठ के ब्रांड लॉन्च किया है जो कि ग्लोबल ब्रांड है, आज से शायद 50 साल पहले पॉसिबल ना हो। तो हमें कोई बांग्लादेश से, इंडिया से, चाइना से नहीं रोक सकता हमें, अगर हम कोई चीज़ डिसाइड कर लें। तो इसलिए हम बहुत पॉजिटिव हैं इस बारे में। बाकी जो आप बात कह रहे हैं, ऑब्वियसली बांग्लादेश की एक ओवरऑल, हम भी किसी स्टोर में बाहर जाते हैं तो वो इट्स फ्लडेड विद बांग्लादेश स्टफ, बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स, तो इट्स फॉर द अदर गाइस टू वरी अबाउट। हमें इस चीज़ की इतनी फिक्र नहीं। चलें, शुक्र है कोई तो इससे जो टेक्सटाइल वाला जो है ना वो इससे मैं ये सुन रहा हूँ, अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा आसिफ, ये भी बताएं कि जब आपने इरादा किया कि ये बिज़नेस स्टार्टअप आप करेंगे, और पाकिस्तान में देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ना इट्स रियली
ह्यूज। तो आप बताएं कि आपने कौन सी स्ट्रेटजीज को टारगेट किया था? बेसिकली मेरे फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया और उनके बहुत हाई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स थे हमेशा से, तो ही स्टार्टेड सेवरल बिजनेसेस, दिस वाज वन ऑफ देम। तो इसमें बेसिकली उनके जहन में भी यही था कि कोई ऐसी चीज़, ऐसा काम स्टार्ट किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर किए जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की वजह से ही हम लोग सब हैं और हमें ये था जहन में कि हम इसको जेन्युइनली कोई ऐसा काम हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और थोड़ा सा ये भी है कि वी यूज्ड टू लिव इन द स्टेट्स, फादर वहाँ रहते भी थे, तो थोड़ा सा एक ये भी था कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि काम कैसे चल रहा है। अच्छा, जहाँ तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, हम ये समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में अभी भी कम है। कंपैरेटिव नजर आती है आपको? बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस हिसाब से अगर आप देखें एक्सपेंसेस हैं, तो जो जिस तरीके से लोअर मिडिल क्लास सर्वाइव कर रही है, हमारे पास भी बहुत सारे वर्कर्स हैं, हम वी विश के हमने बहुत पे कर सकें, क्योंकि हमें अंदाजा है कि वो दे आर अनेबल टू मतलब सर्वाइव, ब्रेक इवन भी नहीं कर सकते आजकल जितनी महंगाई है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे अपने खुद इश्यूज हैं, और लेकिन हम होप ये करते हैं कि इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे थोड़ा सा स्किल लेवल हमारा बेहतर होता रहेगा और हम नीश प्रोडक्ट्स में होंगे, तो हम अपने लेवल में, अपने डोमेन में रहते हुए कोशिश यही करते हैं कि कॉस्ट अपनी कम रखें, ताकि जो क्लाइंट है उसको बर्डन ना मिले हमारी प्रोडक्ट का। ठीक है, होपफुली आपके लिए ये काम भी करे, और प्लस ये कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करे, क्योंकि जब आप इतनी हाई एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे पास पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक तो ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरा ये कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को कैसे कम्पीट करेंगे। दुनिया में बहुत बड़े बड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आप यकीन करें कि उसके पीछे जो सिर्फ एक चीज़ काम करती है वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम करती है, जिसकी वजह से, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, बहुत बड़े बड़े नाम हैं फीमेल के ख़ास तौर पे जो ब्रांड्स हैं हमारा, आपको पता है कि बड़े बड़े बैग्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन अभी थोड़े अर्से पहले आपको याद होगा, चलिए इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ बड़ी चीज़, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी जैसे जो टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिए कि सारे टैरिफ्स जो है उनको बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया चाइना को, कि चाइना के जो है टैरिफ्स को बढ़ा दिया जाएगा। नतीजा उसका ये निकला कि चाइना जो है वो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, इटालियन ब्रांड्स के भी जो आप बड़े उससे ख़रीदते हैं, वो अमेरिकन बड़े ब्रांड हैं, यूरोपियन बड़े ब्रांड्स हैं, उन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में होती है। और उन्होंने ये किया कि उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, इंक्लूडिंग दिस फ़ोन, जो आईफोन है, इसकी भी एक्चुअल प्राइसेस उन्होंने बता दी कि उनको कितना कम पड़ता है और आपको कितना। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो ब्रांडिंग होती है ना, मैटर करती है। अच्छा, अब प्लस ये कि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब आपके लिए कंपटीशन आसान हो गया। पहले आपको मार्केट में एक्सेस चाहिए होता था, गवर्नमेंट से एनओसी लेनी पड़ती थी, प्रोडक्ट डिस्प्ले करना पड़ता था, एग्जीबिशन करना पड़ती थी एंड ऑल। अब बड़ा आसान है, आपने एक प्लेटफॉर्म सेट है अमेजोन, वहाँ पर जाए, रजिस्टर करें, अपनी प्रोडक्ट को फ्लोट करें, ऑर्डर्स टेकअप करें और इधर डिलीवर कर दें। उसके ऊपर कितना काम हो रहा है और इस टूल को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं जो आप पार्ट ले सकते हैं आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में फ्लोट करने के लिए, नेवर नो मैं भी पार्ट ले लूँ, मैं इसको फ्लोट करना शुरू कर दूँ आगे आपसे ऑर्डर्स लेके, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है या क्या कहना चाहेंगे, ज़रा इस हवाले से बताएं, यहाँ कितना काम हो रहा है। अब बेसिकली अभी तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, इस वक्त तो सिंपल हमारा मॉडल कंसिडरेशन में होना चाहिए वैसे आ जाएंगे। इस वक्त तो ये है कि हम क्योंकि मैन्युफैक्चर हैं, तो बल्क क्वांटिटीज़ बना के हमने बेसिक हमारा इसमें तरीका ये है काम करने का कि हम ये अलाउ करते हैं होलसेलर को कि फ्लिप कर सके इस प्रोडक्ट को। यूएस में हो ये रहा है कि हम एक कस्टमर को, ये अपने होलसेलर जो है, ही कस्टमर इज आर दी होलसेलर्स आर कस्टमर। बिल्कुल ठीक है। तो होलसेलर जो है वो हमसे बड़ी क्वांटिटी उठा लेता है, समटाइम्स पूरा कंटेनर उठा लेता है, कभी वो 500 बॉक्सेस 400 बॉक्सेस, तो वो टन्स ऑफ लोड्स उठाता है, उसके बाद वो आगे डिस्काउंट स्टोर्स को बेचता है, आगे जहाँ भी उसको बेहतर लगता है। ठीक है, मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ मेड इन पाकिस्तान, जी, वो मुझे कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल होगा, आ गया नज़र आ गया। मैं अगर इस पे आपसे बड़ा सख्त मैं वो कर लेता, बट इसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा है, एंड दैट रियली मैटर्स। जो बिजनेस करते हैं उनको पता है कि ये कितना ज़रूरी है इस प्रोडक्ट के ऊपर कि मेड इन पाकिस्तान हो, क्योंकि ये आपको बड़ी एक पता नहीं इस बात को मैं क्या नाम दूँ, अजीब सी कहूँ या क्या कहूँ। अब बाहर जब जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो लोग सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि वो कहाँ की प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं। जैसा भी हमने बांग्लादेश की बात की, तो हमारा ब्रदर कंट्री है, और वो जब भी जाते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को सबसे पहले मेक श्योर करते हैं, उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है। और यही वजह है कि अभी टेक्सटाइल की जब भी बात होती है हमारा, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो जैसे भी मार्केट को उन्होंने दे टेक द लाइन शेयर, पूरी मार्केट उन्होंने एक तरह से कैप्चर की हुई है, वो इस ब्रांडिंग की वजह से है। ये कितना ज़रूरी है अपने मुल्क को प्रमोट करना, क्योंकि फिर ये होगा कि ये प्रोडक्ट कहीं और जाएगी, और जैसे हमारा नेबरिंग कंट्री करता है,
राइस के अंदर, सॉल्ट के जी, अंदर, और exact. अपना नाम लगा के उन्होंने, आई मीन ये देखें कि आप जो ब्रांड है हमारा सॉल्ट का, उसको हिमालयन सॉल्ट के नाम से पूरी दुनिया में जी, फ्लोट किया जा रहा है। ये हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बताएं। बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये सिंपली कि मेड इन पाकिस्तान होने से फ़ायदा हमें भी हुआ है, क्योंकि हमसे पहले पाकिस्तान में जो बड़ी कंपनी सॉक्स मैन्युफैक्चरर्स थी, तो उन्होंने मेड इन पाकिस्तान को इतना प्रमोट किया कि हमारे लिए भी एंटर करना मार्केट बेहतर हो गया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो कहते हैं ना, यूनिवर्स पेज यू बैक। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने अच्छे उसमें पाकिस्तान से मोहब्बत में वहाँ नाम लिखा तो उसका सारे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ इवेंचुअली। और सेकेंडली ये कि ये क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि इसमें कंट्री ऑफ ऑरिजिन होनी चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर स्टाइल नंबर, एक यूनिक यूपीसी कोड होना चाहिए और कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। तो जो उसके क्राइटेरिया हैं, वर्ल्ड वाइड बेसिक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स हैं, वो सारे एसओपीज फॉलो किए गए। अच्छा, लास्टली आसिफ ये बताएं कि अब आप लोकल मार्केट को किस तरह टारगेट करने वाले हैं इन फ्यूचर? जी बिल्कुल, लोकल मार्केट के लिए इस वक्त यही है कि कोई हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स के मिल जाएं, ठीक है, बेसिकली एनीवन हु कैन बाय दिस इन बल्क, और जो कि थोड़ा सा हमारे हिसाब से भी कुछ हमारे भी क्राइटेरिया हैं जिस पर पूरा उतर रहे हो, तो उन्हें हम जो है वो शायद इसकी सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दें या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें 5 साल का, 2 साल का, ओपन एंडेड है। एग्जैक्टली, ठीक है जी, सबके लिए है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इसको जरूर ग्रास्प करें। बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी इसको मैं कहूँगा है। बहुत अच्छी